दोस्तों, आज मैं आपको श्याम बाबा के चमत्कार की एक अनोखी दास्तान सुनाता हूँ। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने पिछले 25 सालों से सुख का चेहरा नहीं देखा, और जब ये श्याम बाबा की शरण में जाते हैं तो नियति ऐसा पलटा खाती है कि इनके जीवन में सुख की एंट्री हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी है एक अमन नाम के लड़के की, जो आज एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, बहुत अच्छी पोजीशन पर और बहुत अच्छे पैकेज पर। लेकिन ये चीज हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो चलिए कुछ साल पीछे चलते हैं, जहां से इन सब की शुरुआत हुई। दोस्तों, बात है सन 2000 की, जब अमन की उम्र मात्र 5 वर्ष थी। जिस उम्र में बच्चा सोच समझ भी नहीं सकता, उस उम्र में अमन के जो फादर थे, उनका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। सही इलाज ना मिलने की वजह से उनका जो पैर था और सीधा ही रह गया और साइज में 1 इंच छोटा हो गया, जिसकी वजह से वो चलने में लगभग 1 साल तक असफल रहे। और उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू भी किया, लेकिन बहुत ज्यादा लंगड़ा लंगड़ा कर। और 1 साल बेड रेस्ट पर रहने की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे। परिवार में इतना ज्यादा दुख आ गया कि उनके जो पिताजी थे, वो हमेशा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते रहते थे। कभी अपने पूरे शरीर पे गोबर लगा लेते थे, कभी दीवार पे चढ़ के बैठ जाते थे, कभी घर से निकल के भाग जाते थे। आपने देखा होगा कि जो सड़क के किनारे पे पागल लोग घूमते हैं, वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं। सेम ऐसी ही हरकतें अमन के फादर किया करते थे। जब अमन थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, तब उसने अपने पापा को ऐसी ही कंडीशन में पाया। उसने जब से होश संभाला, उसने अपने पापा को ऐसा ही देखा। उसको पता ही नहीं है कि मेरे पापा जब ठीक थे तब वो कैसे थे। वो सब सिर्फ एक कहानी बन करके रह गए अमन के लिए। अमन ये सोच सोच कर बहुत ज्यादा दुखी होता था, जब वो देखता था कि बच्चे अपने पापा के साथ कैसे घूमने जाते हैं, पापा से चीजें मांगते हैं, लेकिन अमन इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं कर पाता था। अमन के फादर का ट्रीटमेंट, अमन की पढ़ाई का खर्चा, उनकी माँ का खर्चा, ये सब उनके दादी बाबा ही किया करते थे, क्योंकि इनके जो बाबा थे वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उनकी पेंशन आती थी, और अपनी पेंशन से ही वो घर का सारा खर्चा किया करते थे। लेकिन अमन के माता पिता के पास तब भी पैसों की बहुत ज्यादा तंगी रहती थी, और ये एक एक चीज को, एक एक कपड़े को परेशान ही रहा करते थे। बहुत ज्यादा दुख में जीवन बीत रहा था, और इसी तरीके से करते करते 10-15 साल बीत जाते हैं, और 2015 तक भी अमन के जो फादर हैं, उनकी तबीयत कुछ इसी तरीके की रहती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत का चक्कर है, हवा का चक्कर है, और इसलिए उनके दादी बाबा अमन के फादर को बहुत सारे बाबाओं को दिखाते हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ भी नहीं होता। फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी लेकर के जाओ। मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाते हैं, लेकिन वहां से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर किसी ने बताया कि बरेली में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो दिमाग का इलाज करते हैं। फिर वहां पे लेकर के जाते हैं, और वहां से अमन के फादर को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, और वो सो जाते हैं रात में। चीखते चिल्लाते बहुत ज्यादा कम है, और मानसिक संतुलन थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरीके से चली जाती है। वो किसी से भी कोई बातचीत नहीं करते और अकेले एक कमरे में लेटे रहते हैं। अमन को अपने पापा की कमी बहुत ज्यादा खलती है, क्योंकि उसके पापा उसके साथ तो हैं, उनको वो देख तो सकता है, लेकिन ना ही उनसे बातें कर सकता है, ना ही उनके साथ घूमने जा सकता है। कुछ भी नहीं कर सकता, और ये देखकर अमन बहुत ही ज्यादा कष्ट में रहता है। धीरे धीरे इसी तरीके से समय बीतता है, अमन बड़ा होता है, और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, एक बार बस मैं कैसे भी करके ग्रेजुएशन कर लूं, और फिर मैं खूब पैसा कमाऊंगा, आपको और पापा को बहुत सारे सुख दूंगा। लेकिन नियति तो शायद कुछ और ही खेल खेल रही थी,
क्योंकि अमन पढ़ाई लिखाई में भी इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। हालांकि वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा था, उसके दादी बाबा उसको अच्छी पढ़ाई करा रहे थे, लेकिन वो एक एवरेज स्टूडेंट था। उसने जैसे तैसे अपना 12th कंप्लीट किया, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एक अच्छे कॉलेज से, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसका प्लेसमेंट किसी भी कंपनी में नहीं हुआ। अमन बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया, बहुत रोया बैठ करके कि मेरे दादी बाबा मुझे पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी वैसी की वैसी ही है। लोग सलाह देते हैं कि तुम एक काम करो, एमबीए कर लो। जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे तो तुम्हें अच्छी सैलरी मिल जाएगी और किसी ना किसी कंपनी में तुम्हारा प्लेसमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि एमबीए की पूछ बहुत ज़्यादा है मार्केट में। और कोई घर पे सलाह देने वाला तो होता नहीं है, कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, पापा की तबीयत खराब रहती है, तो बाहर के लोगों की सलाह वो मान लेता है। लेकिन इतने ज़्यादा पैसे अब नहीं होते कि वो एमबीए कर सके। दादी बाबा ने ग्रेजुएशन तक का खर्चा तो उठा दिया, लेकिन आगे पोस्ट ग्रेजुएशन का खर्चा करने में वो भी असमर्थ हो गए। लोगों ने सलाह दी कि लोन ले लो और लोन लेकर के पढ़ाई कर लो, बाद में चुकाते रहना। फिर से अमन लोगों की बातों में आ गया और दादी बाबा ने भी बोल दिया कि लोन लेकर के फीस भर दो, रहने खाने का खर्चा हम कर लेंगे। अमन ने लोन ले लिया 4 लाख रुपए का और वो जाकर के कॉलेज में जमा कर दिया। 2 साल तक उसको कोई ईएमआई नहीं भरनी थी जब तक उसकी जॉब नहीं लग जाती, और जैसे ही उसकी जॉब लगेगी उसकी ईएमआई शुरू हो जाएगी। सिलसिला आगे बढ़ा, उसने 2 साल का एमबीए कंप्लीट किया। 2 साल का एमबीए कंप्लीट करने के बाद उसको जॉब तो मिल गई, लेकिन उतनी सैलरी पर नहीं जितनी उसने सोची थी या लोगों ने उसको बताई थी। उसको जॉब मिलती है मात्र 25,000 रुपए की। दोस्तों, 25,000 रुपए में क्या होता है? 10,000 रुपए तो उसकी ईएमआई थी, 15,000 रुपए में उसको खुद का खर्चा भी करना है, जहां पर वो रह के जॉब करता है वहां का रूम रेंट भी देना है, अपने खुद के खाने का खर्चा भी करना है और पैसा घर भी भिजवाना है। सन 2019 आ जाती है और सन 2019 में अमन के दादी और बाबा दोनों एक्सपायर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन समय होता है अमन और उसकी फैमिली के लिए, जब उसके दादी बाबा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो थोड़ा बहुत उसको एक सपोर्ट हैंड था अपने दादी बाबा की तरफ से, अब वो भी चला गया। 2020 आ जाती है, 2020 में कोरोना आ जाता है और उसकी जॉब भी चली जाती है। जो 20-25 हजार की सैलरी आ रही थी अब वो भी बंद हो जाती है, और सिचुएशन ये आ जाती है कि अब वो अपनी ईएमआई नहीं दे पाता, और बैंक वाले उसको कॉल कर करके इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि लड़का डिप्रेशन में आ जाता है। सारा दिन बस लेटा रहता है, ख्वाबों में खोया रहता है, डरने लग गया, सहमा हुआ सा रहता है घर में। बहुत परेशानी की घड़ी। कोई दरवाजे पर अगर गेट भी बजा रहा है, कोई मेहमान भी आया है, तो भी उसको यही लगता है कि रिकवरी एजेंट तो नहीं आ गए। कॉल उठानी बंद कर दी, स्विच ऑफ कर लिया, लेकिन बैंक वाले नहीं माने। उन्होंने अपने रिकवरी एजेंट्स को घर पे भेजना शुरू कर दिया। वो लोग धमकियां इस तरीके की दिया करते थे कि अमन बहुत ज्यादा डर चुका था कि हम तेरी बेइज्जती पूरे मोहल्ले में कर देंगे, तेरे पूरे रिश्तेदारी में बता देंगे कि तू एक फ्रॉड है। इस तरीके की धमकियां, तेरे घर पे हम अगली बार पुलिस लेकर के आएंगे। ये सब सुन सुन के अमन को दिन रात नींद नहीं आती थी, और तभी उसको किसी ने बताया कि तुम अब पूरी तरीके से हार चुके हो। अब तुम्हें अगर कोई बचा सकता है तो वो है श्याम बाबा। तुम रिंगस जाओ, खाटू श्याम जी का निशान लेकर के जाओ और बाबा से प्रार्थना करो कि हे मेरे श्याम बाबा, मेरे ये कष्ट दूर कर दीजिए। अमन बहुत मुश्किलों से 1,500-2,000 रुपए इकट्ठे करता है और खाटू श्याम जी रिंगस पहुंच जाता है। वो निशान लेकर के रिंगस से खाटू तक पैदल निशान यात्रा करता है।
और बाबा के तुरंत द्वार पे पहुंचता है। बहुत रोता है, बहुत रोता है। बाबा, मेरी जिंदगी सुधार दो। मैं मान जाऊंगा बाबा कि तू है। बाबा, अगर तू है तो मेरी जिंदगी सुधार दे। बाबा, मेरा ये कर्जा निपटा दे कैसे भी करके। अमन लाइन में लगता है, बाबा के दर्शन करता है। मुश्किल से 5 सेकंड के दर्शन कर पाता है। इतने में ही गार्ड्स उसको आगे की तरफ धक्का मार देते हैं और अमन रोता रोता खाटू श्याम जी बाबा के हाथ पैर जोड़ करके, बहुत प्रार्थना करके वापस अपने घर आ जाता है। इसी तरीके से 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है। रिकवरी एजेंट्स के कॉल पे कॉल आते रहते हैं। एक दिन रिकवरी वाले उसके घर आते हैं और उसको धमकी देते हैं कि अगर तूने 5 दिन के अंदर अंदर हमारा पैसा वापस नहीं किया तो हम पुलिस लेकर के आएंगे और तुझको जेल में डाल देंगे। हालांकि रिकवरी वाले ऐसा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनकी धमकियां इसी तरीके की होती हैं जिससे कि इंसान डर जाए और वो पैसा निकाल दे। ये बात अलग है कि जिसके पास पैसा है वो तो निकाल सकता है डर के, लेकिन जिसके पास है ही नहीं वो तो आत्महत्या भी कर सकता है ना, इस तरीके की धमकियों से। लेकिन दोस्तों, अब अमन की जिंदगी में श्याम बाबा आ चुके थे। अब नियति ने पलटना शुरू कर दिया। अमन के पास उसके चाचा का कॉल आता है और चाचा बोलते हैं कि हमने प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए कल एक मीटिंग रखी है जहाँ पे सब लोग आएंगे और तुमको भी आना है, और जिसका जो जो हिस्सा है कल हम वो हिस्सा बांट देंगे। अमन के चाचा और ताऊ वैसे तो उसकी मदद के लिए कभी भी नहीं आते थे, लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि उन्होंने जितनी भी प्रोसीजर है प्रॉपर्टी के बंटवारे की वो कर ली थी, क्योंकि उनको पता था कि अमन अकेला है और वो भी बाहर जॉब करता है तो वो ये सब नहीं कर पाएगा। बस अमन के सिग्नेचर्स की जरूरत थी उस बंटवारे के लिए। और अमन के हिस्से में एक बहुत ही बेहतरीन प्लॉट आया जो कि एक अच्छी लोकेशन पर था। अमन ने सोचा कि अब ये प्लॉट मुझे मिल ही जाएगा तो मैं इस प्लॉट को बेचकर ही सबसे पहले बैंक का कर्जा निपटा दूंगा। जो पैसा बचेगा उसको मैं अपने अकाउंट में डाल लूंगा और फिर जॉब करनी है, बिजनेस करनी है, जो भी करना है फिर वो मैं फ्री ऑफ माइंड से करता रहूंगा। अमन ने बहुत ही जोरों शोरों से बायर ढूंढना शुरू कर दिया अपने प्लॉट के लिए, और भगवान श्याम की ऐसी कृपा हुई कि उसको चौथे दिन के अंदर अंदर ही एक क्लाइंट मिल गया जिसको अमन का प्लॉट बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और उसने चौथे दिन अमन को 2 लाख रुपए का टोकन अमाउंट पकड़ा दिया। अमन ने वो 2 लाख रुपए एक दिन पहले ही बैंक में ले जाकर के जमा कर दिए और बैंक वालों से 10-15 दिन का समय और मांग लिया। जब बैंक वालों को रुपए मिल गए तो उनको भरोसा हो गया कि बाकी का पैसा भी ये दे ही देगा। तो अमन ने 10-15 दिन के अंदर अंदर जब उसको पूरा पैसा मिल गया तब उसने बाकी का पैसा भी बैंक वालों को लौटा दिया। और इस तरीके से बाबा श्याम की कृपा से अमन की जिंदगी फिर एक बार पलटा खा गई। पिछले 25 सालों से जो लड़का सिर्फ दुख ही दुख झेल रहा था, श्याम बाबा की जिंदगी में आते ही उसकी जिंदगी बदल गई। उसको एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई, एक अच्छी पोजीशन पर। वो लड़का अब पैसा अच्छा कमाता भी है, अपने माँ बाप का ध्यान भी रखता है, और उसके पास अब इतना पैसा है कि वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सकता है। दोस्तों, ये होता है खाटू श्याम जी का चमत्कार। जय श्री श्याम।